वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सदिश बीजगणितीय वेक्टर अलजेब्रा का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें थ्योरी और 10.1 का प्रॉब्लम करवाए थे, और दूसरा वीडियो में 10.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 11 तक के प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड जितना थ्योरी था उसको करवा दिए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम मेन दो जो था मेन टॉपिक दिक कोसाइन और दिक अनुपात उसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अगले चैप्टर दो जो कि है त्रिविमीय ज्यामिति, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है दिक कोसाइन, और एक इसके बाद आएगा दिक अनुपात। ये दोनों जो है ये दोनों आपको त्रिविमीय ज्यामिति के शुरू में ही पढ़ना है। ठीक, ये चैप्टर पढ़े बिना आप जो है त्रिविमीय ज्यामिति नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना भी थ्योरी है उसमें बेसिक लेवल का सब इसी चैप्टर का जो है उसमें यूज होता है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। देखिए, सबसे पहले दिक कोसाइन जो है किसी न किसी रेखा का निकाला जाता है। किसी न किसी रेखा का ही दिक कोसाइन निकाला जाता है। तो क्या होता है दिक कोसाइन? तो देखिए, दिक मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब एक दिशा दे देना। दिशा मतलब कि कोण, कितना कोण बनाया। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाया है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एक दिशा है। ठीक, 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर पास कर रहा है एक्स अक्ष से। इसी तरह से देखिए, दिक कोसाइन जो है डायरेक्शन कोसाइन किसी रेखा का निकाला जाता है। आपको इस मतलब क्लास में आपको त्रिविमीय ज्यामिति में पढ़ना है, तो इसमें हम ले लेते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो कोई रेखा है, जो कोई रेखा है जिसका नाम है ओपी। ओपी कोई रेखा है, ठीक, वो यहाँ से आर दूरी पर है, जो कि एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष से बीटा बना रहा है और जेड अक्ष से गामा बना रहा है। लेकिन ये जो बना रहा है वो पॉजिटिव एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। मतलब ओपी जो रेखा है वो जो है अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया कोण है। आपको ये लग रहा होगा क्लॉकवाइज में है, नहीं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है, क्योंकि यहाँ 2D है, बोर्ड 2D है, ये फिगर 3D है, इसीलिए आपको लग रहा है। लेकिन ये भी जो है ये भी वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यदि अल्फा बीटा गामा किसी लाइन द्वारा बनाया गया एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में कोण है, तो उसी में लगा दीजिए कॉस। तो देखिए, एगो में तीन गो अक्ष है, तो तीनों से अलग अलग कोण बनाएगा। तो एगो से अल्फा, एगो से बीटा, एगो से गामा, तो तीनों में आप लगा दीजिए कॉस। कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, कॉस गामा। इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 3 गो होगा, क्योंकि यहाँ त्रिविमीय ज्यामिति है। किसी एक रेखा का डायरेक्शन कोसाइन एक ही होता है, लेकिन तीनों को मिल करके बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। किसी एक रेखा का दिक कोसाइन एक ही होता है, लेकिन वो जो होता है क्या गो के समूह होता है? 3 गो के, तीनों मिलाकर के है क्या? दिक कोसाइन। ठीक, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो देखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को इतना बड़ा न लिख करके इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N। इसको कह देते हैं LMN। दिक कोसाइन को हम LMN द्वारा सूचित करते हैं। ठीक ना, यहां से हम लिख सकते हैं दिक कोसाइन को हम LMN द्वारा दर्शाते हैं दिक कोसाइन। अब हम इसको निकालते हैं, ये तीनों में क्या संबंध है। तो ठीक है, देखिए तीनों में क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही कहेंगे ये जो ओपी है उसका दिक कोसाइन। अब देखिए, हम बारी बारी से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में संबंध देखते हैं। तो इसके लिए क्या करिए ना, आप एक बारी से करिए। ओपी है, एगो एक्स अक्ष को ले लीजिए, एक्स अक्ष है,
एक्स अक्ष में मान लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स है, इसको हम निकाल लेते हैं OP। आए वो यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, यहाँ से लंब खींचते हैं, यहाँ एक लंब खींच देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में रिलेशन देखना है। तो आप बताइए यहाँ पर कॉस अल्फा, ये तो अल्फा बनाया हुआ है तो अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? आधार हो गया है यहाँ एक्स और कर्ण क्या हो गया? OP। ठीक, तो x बराबर कथी हो गया? तो OP जो है मान दिया हुआ r है, तो यहाँ से यहाँ तक r है, तो ठीक है। तो cos x बराबर हो गया OP cos अल्फा, OP का मान है r, तो r cos अल्फा। इसी तरीका से, इसी तरह से मतलब सिमिलरली y बराबर हो जाएगा r cos अल्फा है तो इसमें हो जाएगा बीटा, और z बराबर हो जाएगा r cos गामा। अब ये तीनों समीकरण को मान लीजिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को क्या करते हैं? वर्ग करके जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट। समीकरण 1, 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर देखते हैं क्या आएगा। तो LHS का अलग जोड़ होता है, वर्ग करके जोड़ना है, और RHS का अलग जोड़ होता है। तो देखिए तब r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो सब में से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए तो इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर। कैसे? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सब एक्सिस के लिए ये जो है ये कर्ण का काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अन्य भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है यहाँ से। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 गो है तो जेड स्क्वायर भी आ जाता है। अगर 2 को रहता तो आप समझ जाते थे लंब है या आधार है, लेकिन 3 है तो तीनों के स्क्वायर करेंगे बराबर तो आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए? इस सब का मान, अगर इसका मान इतना का मान आर स्क्वायर है तो रख दीजिए यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तभी ना होगा जब इसका मान कितना होगा? जब इसका मान 1 होगा तभी तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। तो अतः कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। कैसे हो गया? क्योंकि इधर आर स्क्वायर आया, इधर आर स्क्वायर है, तो इधर आर स्क्वायर है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि आर स्क्वायर हो जाए? क्योंकि इधर भी आर स्क्वायर है तो इधर भी आर स्क्वायर होना चाहिए। तो इस सब को मान लेते हैं कितना? 1। तो इसका वैल्यू हो गया 1। यहाँ से हम बता दिए जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। तो इतना बड़ा लिखना आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं। तो आप कॉस अल्फा को क्या मान चुके हैं? एल। तो एल के स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से एक और परिभाषा निकल जाएगा, दिक कोसाइन का एक और फॉर्मूला यहाँ पर परिभाषा बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं? तो देखिए दिक कोसाइन 3 संख्या, किसी रेखा के 3 संख्याओं का वह समूह है जिसको वर्ग करके जोड़ने पर 1 आ जाता है। दिक कोसाइन 3 संख्याओं का वह समूह है जिसको वर्ग करके जोड़ने पर 1 आ जाए उसे दिक कोसाइन कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं 3 संख्याओं का वह समूह जिसे वर्ग करके जोड़ने पर 1 के बराबर हो जाए उसे दिक कोसाइन कहते हैं। किसी न किसी रेखा का दिक कोसाइन पक्का होगा यदि तीनों का वर्ग करके जोड़ने पर 1 आ जाए तो। ये परिभाषा को हम लिखते हैं। तब इसको आप क्या करिए, अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए।
देखिए अभी रिजल्ट जो आया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर उस बराबर 1, उस रिजल्ट से हम यह कह सकते हैं कि दिक कोसाइन तीन संख्याओं का वह समूह है जिसको वर्ग करके जोड़ने पर एक के बराबर हो जाए। बताइए, हम लिखते हैं तीन को संख्या एग्जाम्पल में, बताइए तो एक है तो ये किसी न किसी रेखा का दिक कोसाइन है कि नहीं। तो आप क्या करिए, तीनों को वर्ग करके जोड़िए तो एक के स्क्वायर तीनों को जोड़ दीजिए तो 3 आ गया। तो क्या एक के बराबर आया? नहीं। तो ये किसी भी रेखा के दिक कोसाइन नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 1/√3 इसको देखिए, तीनों को वर्ग करके जोड़िए तो इसको वर्ग करेंगे तो 1/3, इसको भी वर्ग करेंगे तो 1/3, इसको भी वर्ग करेंगे तो 1/3। देखिए सबको जोड़ के 3/3 तो एक आया। हाँ, तो ये किसी न किसी रेखा का दिक कोसाइन होगा। ठीक, अब देखिए इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे दिक अनुपात। अब देखिए आपके सामने है दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। ये क्या है? दिक तीन संख्याओं का वह समूह जो दिक कोसाइन के समानुपाती होता है। तीन संख्याओं का वह समूह जो दिक कोसाइन के समानुपाती हो उसे दिक अनुपात कहते हैं। इसे ABCD द्वारा सूचित करते हैं। स्मॉल लेटर ABCD द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर A छोटका ABCD वाला ABC किसी रेखा के दिक अनुपात हो तो बताइए परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? A समानुपाती है किसके समानुपाती होगा? तो दिक कोसाइन के समानुपाती होगा। देखिए दिक कोसाइन के समानुपाती होता है तो 3 गो दिक कोसाइन भी होता है तो 3 गो दिक अनुपाती भी होगा। तो पहला के समानुपाती होगा, दूसरा के समानुपाती, तीसरा के समानुपाती। तो पहला A है तो कॉस अल्फा के समानुपाती हो जाएगा, दूसरा B है तो वो कॉस बीटा के समानुपाती हो जाएगा, तीसरा C है तो कॉस गामा के समानुपाती हो जाएगा। और आप जानते हैं जो समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो कोई ना कोई एक अचर आ जाता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इसी को A बराबर के कॉस अल्फा, B बराबर के कॉस बीटा, C बराबर के कॉस गामा। देखिए सब में के है क्योंकि लाइन तो वही है, एक ही लाइन का नहीं दिक अनुपात है तो एक ही अचर आएगा, के सब में आ गया। अब ये तीनों को क्या करिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, अब तीनों को वर्ग करके जोड़िए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक, देखते हैं समीकरण 1, 2, 3 को वर्ग करके जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है। जोड़ने पर चलिए वर्ग करिए तो A² प्लस B² प्लस C² बराबर K² सब में है तो K² कॉमन हो जाएगा तो K² बराबर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब पिछले ही टॉपिक में आप पढ़े हैं ये है, अभी है क्या, ये दिक कोसाइन है। तो दिक कोसाइन को जब वर्ग करके जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो वहां से हम लिख सकते हैं चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है, अतः ये लाइन क्या बन जाएगा। देखिए हम इसके आगे लिखते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। तो A² प्लस B² प्लस C² बराबर हो जाएगा K×1, मतलब कि K नहीं, K² है तो K² हो जाएगा। तो बताइए K का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। अब यहाँ पर समीकरण में लिखिए, देखिए K का मान रख के देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर, यहाँ से लिखिए तो कॉस अल्फा बराबर A/K, इन्हें गुना में है तो इधर मल्टीप्लाई में A/K। देखिए कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हैं A बट्टा में K। तो बोलिए
ए बट्टा के का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से बोलिए कॉस बीटा बराबर लिख सकते हैं बी बट्टा के, मतलब बी बट्टा के मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा बराबर क्या लिख सकते हैं सी बट्टा के, सी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर दिक अनुपात दिया हो, अगर दिक अनुपात दिया हो, हमको दिक कोसाइन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए दिक अनुपात दिया हो तो दिक अनुपात को रखिए और रूट अंडर में ऊपर में रखिए दिक अनुपात को, और रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो पहला दिक कोसाइन आएगा। दूसरा दिक अनुपात में उसी के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने से दूसरा दिक कोसाइन आएगा। उसी तरह से करेंगे तो तीसरा दिक कोसाइन आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, इसको आप लिखिए और एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं आपके सामने। ये देखिए पहला एग्जाम्पल है दिक अनुपात से दिक कोसाइन में कैसे बदला जाता है। देखिए इसको हम विशेष प्रकार से पढ़ेंगे, विशेष तरह से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, त्रिविमीय ज्यामिति में पहला ही टॉपिक में पहला लेक्चर में इसी को पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ना है इस चैप्टर से संबंधित उसको पढ़ लेते हैं। देखिए यदि 1 2 3 जो है किसी रेखा का दिक अनुपात है तो इसका दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिक कोसाइन मतलब कॉस अल्फा आपसे पूछ रहा है, और दिक अनुपात दे दिया मतलब ए बी सी दे दिया, तो आपको ए का मान दे दिया 1, बी का मान दे दिया 2, सी का मान 3। आपसे पूछ रहा है कॉस अल्फा, तो क्या ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए है 1 बट्टा रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो 1 बट्टा रूट अंडर 1 4, तो 5 और 9 14। इसी तरह से कॉस बीटा बराबर बी बट्टा रूट अंडर फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 है, बी का मान तो 2 बट्टा रूट 14। इसी तरह से कॉस गामा सी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3 बट्टा रूट 14। देखिए अब इसको जांच करना है जो आया हुआ आंसर है वो सही है कि ना। तो ये क्या आया हुआ है, तो दिक कोसाइन है। तो दिक कोसाइन क्या होता है, 3 संख्या का वह समूह होता है जिसको वर्ग करके जोड़ने पर 1 आ जाए, तभी ना वो किसी न किसी रेखा का दिक कोसाइन आता है। तो चलिए वर्ग करिए इसको, तो वर्ग करिए, इसको वर्ग करिएगा तो इसको वर्ग करिएगा तो 1 बटा 14 प्लस इसको वर्ग करिएगा तो 2 बटा 14, इसको वर्ग करिए तो 9 बटा 14, वर्ग करके जोड़िए, जोड़ने पर देखिए 14 बटा 14 आ रहा है तो 1 आ गया, मतलब ये किसी न किसी रेखा का दिक कोसाइन हो गया। ठीक, अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब इसके बाद जो है ना बहुत ही मेन पॉइंट ये दोनों से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए इसको नोट में लिख लीजिए, ये जो है अभी पढ़े दिक कोसाइन और दिक अनुपात दोनों से संबंधित जो 3 गो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका उपयोग आप त्रिविमीय ज्यामिति में भी देखिएगा। देखिए पहला क्या है नोट नंबर में, दिक कोसाइन किसी एक रेखा का एक ही होता है, यूनिक होता है। दिक कोसाइन जो है किसी एक रेखा का एक ही होता है, जबकि दिक अनुपात अनंत हो सकता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3, ये किसी न किसी रेखा का दिक कोसाइन है। क्यों है, क्योंकि तीनों को वर्ग करके जोड़िए आपको 1 मिलेगा, तो ये 1 मिलेगा, तो तीनों को वर्ग करके जोड़िए 1 पक्का आएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब दिक कोसाइन है। लेकिन आपको दिक अनुपात देखना है, दिक अनुपात तो कुछ नहीं करना, इसी में कुछ से गुना कर दीजिए, इसी में हम 2 से गुना कर रहे हैं प्रत्येक संख्या में, तो हो गया 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3। क्यों ऐसा किए, क्योंकि आप जानते हैं जो दिक समानुपाती होता है। दिक अनुपात किसे कहते हैं, जो दिक कोसाइन के समानुपाती होता है। तो देखिए समानुपाती होता है, या इसी में कोई है, कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है जो 3 से गुना कर दे, कोई लड़का ऐसा भी हो सकता है 4 से गुना कर दे। तो 4 बटा रूट 3, 4 बटा रूट 3,
4/√3। ये सब जो आप बार बार गुना कर रहे हैं, किसी सेम संख्या से ही गुना करना है तीनों में, तो वो दिक् अनुपात बन जाएगा। जितना संख्या तो अनंत होता है ना, तो जितना संख्या से आप गुना करेगा उतना दिक् अनुपात बनते जाएगा। लेकिन दिक् कोसाइन तो एक ही होता है, एक रेखा का दिक् कोसाइन एक ही होता है। अब अगला देखिए, अगर कोई सदिश कंपोनेंट के रूप में हो, घटक के रूप में दिया हो, तो कैसे उसका दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन निकालते हैं। देखिए, कोई ओपी कोई सदिश है जो आर वेक्टर है, वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मतलब कंपोनेंट में दिया हो, तब दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, दिक् कोसाइन। देखिए, दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, तो आई का जो गुणांक होगा उसी को कहेंगे, आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक को ही कहेंगे दिक् अनुपात। तो यहाँ हो गया आई का गुणांक एक्स, तो एक्स वाई जेड को ही कहा जाएगा दिक् अनुपात। अब दिक् कोसाइन कैसे कहेंगे, दिक् कोसाइन तो एक्स बटा उसी के परिमाण से भाग दे देंगे, वाई बटा उसी के परिमाण से भाग दे देंगे, जेड बटा उसी के परिमाण से भाग दे देना है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। तो अगर कहीं लिखा है आर बराबर 2i + 3j -k है लिखल, ठीक ना। आपको पूछ रहा है दिक् अनुपात बताइए, दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात कितना होगा, दिक् अनुपात तो अब अभी आप सीखे हैं। दिक् अनुपात i के गुणांक 2 है, j के गुणांक 3 है, के गुणांक -1 है, हो गया दिक् अनुपात। अब इसी में कह रहा ना दिक् कोसाइन बताइए, तो कैसे बताएंगे, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन तो दिक् कोसाइन क्या होता है, एक्स बटा रूट परिमाण, तो एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 बटा उसी के परिमाण, तो 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो देखिए 4 9 4 13 14, तो हो गया 14, तो 3 बटा रूट 14 -1 बटा रूट 14 हो गया। आइए तो एग्जाम्पल में भी है, अभी आपको एग्जाम्पल में भी ये वाला बताएंगे, ये वाला जो है। आइए अब तीसरा बिंदु क्या है, उस रेखाखंड का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से पास करती है। जब दो बिंदु से पास कर रहा होगा कोई रेखा, तो उसका दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, जब दो बिंदु से पास कर रही हो। तो बताइए, दिक् अनुपात के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, बिंदु के बीच के डिफरेंस को बता देना है। डिफरेंस जैसे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, तो ये निकल गया। केवल डिफरेंस कर देते हैं तो वही कहलाता है उसका दिक् अनुपात। करस्पॉन्डिंग जो निर्देशांक है उसको करते हैं। अब आइए दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो दो बिंदु है तो पहले अंतर निकाल दीजिए और उसके बीच की दूरी भी निकालिए, दूरी निकाल कर उसी में प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए, तो उसी से निकल जाता है दिक् कोसाइन। ठीक, इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होगा त्रिविमीय ज्यामिति में, इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा त्रिविमीय ज्यामिति में होगा। ऐसे हम पूरा को जितना भी पढ़ाया दिक् अनुपात दिक् कोसाइन, उसको त्रिविमीय जब हम चैप्टर शुरू करेंगे वहां इसको पढ़ाकर ही आगे बढ़ेंगे, और जितना एग्जाम्पल हो सके उसमें करवाएंगे भरपूर एग्जाम्पल। यहाँ तो मेरा मेन फोकस है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, इसीलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल न ही जाते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सदिश इतना की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ये कंपोनेंट के रूप में है, ये कंपोनेंट के रूप में है। देखिए हम इसको मान सकते हैं a बराबर है दे i + 2j + 3k, कैप 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 लगा दीजिए। इसको देखिए दिक् कोसाइन निकालना है, तो दिक् कोसाइन बराबर अभी आप पढ़े हैं कि दिक् कोसाइन मतलब cos अल्फा का मान अगर आपसे पूछा तो कितना दिक्, पहले तो आप दिक् अनुपात निकाल लीजिए, तो दिक् अनुपात हो जाएगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, इसका गुणांक इसका गुणांक इसका गुणांक, तो ये हो गया दिक् अनुपात। और दिक् कोसाइन चाहिए तो दिक् अनुपात में उसी के परिमाण से भाग दे दीजिए, तो एक के परिमाण से भाग दे दीजिए, ठीक ना, एक के परिमाण से भाग दे दीजिए, तो 1 बट्टा इसका कितना हो जाएगा 1 बट्टा, पहले a का मॉड a निकाल लीजिए, मॉड a रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर हो गया रूट अंडर 14। ठीक, तो आप क्या करिए, इसमें दिक् अनुपात दिया निकल गया है, तो दिक् कोसाइन क्या निकलेगा,
तो 1/√14, 2/√14, 3/√14 हो गया आंसर। बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाला रेखा, मिलाने वाले एवं ए बी की तरफ दृष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन देखिए, ए दे दिया बिंदु, अब बी भी बिंदु आपको दे दिया। आपको निकालना है क्या चीज, दिक् कोसाइन। ठीक, तो आप पहले दिक् अनुपात निकाल लीजिए। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात बोलिए। अंतर निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का अंतर, तो आप निकालिए। तो -1 -1 तो हो जाएगा -2, या पूरा डिटेल में लिखते हैं तो -1 -1 हो जाएगा -2 -2 1 -3, तो इसका मान हो गया -2 -4 4। अब हमको तो चाहिए दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन बराबर क्या होता है, तो अभी आप पढ़े हैं दिक् कोसाइन बराबर x2 - x1 बट्टा ए बी, दोनों के बीच की दूरी y2 - y1 बट्टा ए बी, z2 - z1 बट्टा ए बी। चलिए, तो ये तो आप निकाल ही लिए हैं। अब ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी मतलब दोनों के बीच के दूरी, तो ए बी दूरी निकालिए। तो दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो दूरी सूत्र लगाइए तो -1 -1 तो -2 के स्क्वायर प्लस -2 -2 तो -4 के स्क्वायर, इसी तरह से 1 -3 तो 4। चलिए 16 16 32 4 36, तो √36 मतलब 6, तो इसका मान -2/6 -4/6 4/6, तो इसे ही 3 मरतबे, इसे ही 2 और 3, इसे ही 2 और 3, तो मान हो गया -1/3 -2/3 और 2/3। यही आपका आ गया दिक् कोसाइन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपके सामने। दर्शाइए कि सदिश i + j + k अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर कोण पर झुका हुआ है। देखिए तीनों अक्ष है यहाँ पर x, y, z, और बीच में है मूल बिंदु। तो ये हो गया OX, ये OY, और ये हो गया OZ। तो ये कोई सदिश है जो कि x, y, z प्लेन में है। आपको बताना है, सिद्ध करना है ये तीनों से जो ये जो आपका सदिश है वो समान कोण बना रहा है। तो हम x के साथ देखते हैं, तो cos अल्फा, x के साथ जो कोण बनाता है उसको अल्फा कहते हैं, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मान बताइए। तो cos अल्फा बराबर x के गुणांक बट्टा उस सदिश के परिमाण, उसी तरह से cos बीटा बराबर हो जाएगा y के गुणांक बट्टा पूरा सदिश का परिमाण, cos गामा बराबर y, तो हो गया ये x y z बट्टा ये। बताइए i के गुणांक 1 है, तो 1 बट्टा इसका परिमाण निकालिए। इसका परिमाण बताइए। तो इसको हम अगर a मान ले i + j + k को, तो a का परिमाण बताइए √1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। एक का गुणांक 1 है, ओके गुणांक 1 √3। आइए इस हो जाएगा 1/√3 1/√3 और 1/√3। तो देखिए सबका मान बराबर आया, सबका मान बराबर ही आया। इसका मतलब सिद्ध हो गया जो OX, OY एवं OZ के साथ जो दिया गया सदिश है वो समान कोण पर झुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखा को 2:1 के अनुपात में अंत और बाह्य विभाजित करने वाले R का स्थिति सदिश बताइए। तो देखिए कहीं दो बिंदु है P, इसका दिया हुआ है I + 2j - k, एगो बिंदु है Q जिसका दिया हुआ है स्थिति सदिश -i + j + k। ठीक, आपको क्या निकालना है, तो कोई बिंदु यहाँ पर R है, R उसको उसी बिंदु को निकालना है। इसको कितना अनुपात में विभाजित करता है, इसको कर रहा है 2:1 में विभाजित। तो आपको पहला पूछ रहा है अंत, तो अंत का फॉर्मूला याद कीजिए। अंत का फॉर्मूला क्या है,
अंतर का फॉर्मूला याद कीजिए, तो अंतर का फॉर्मूला है आर वेक्टर बराबर एम इधर वाला के साथ बी प्लस एन ए बट्टा एम प्लस एन, इसी पर फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो 2 इंटू इधर वाला स्थिति सदिश, तो 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस अंत में प्लस बाहर में माइनस, बस 1 इंटू इधर वाला स्थिति सदिश बट्टा दोनों का योगफल 2 प्लस 1। चलिए निकालिए, 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 आई प्लस 2 जे प्लस 2 के प्लस 1 आई प्लस 2 जे माइनस के, सब पर कैप लगा दीजिए, कैप कैप कैप। ऐसे नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में 3। अब सॉल्व कीजिए, माइनस 2i यहाँ पर है i, तो दोनों में से माइनस हो जाएगा, माइनस i प्लस 2j प्लस 2j तो प्लस 4j जे कैप प्लस में यहाँ 2k माइनस में k तो प्लस में k कैप बट्टा इसके बट्टा में 3, इसके बट्टा में भी 3, इसके बट्टा में 3 हो गया ये। अब आइए अब बाह्य विभाजन में, बाह्य विभाजन चलिए बाह्य विभाजन ये था अंतः विभाजन। अब बाह्य विभाजन में क्या करना है, एम बी माइनस एन ए बट्टा एम माइनस एन। चलिए एम का मान 2, तो 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के, कैप लगा दीजिए सब पर, माइनस 1 आई प्लस 2j माइनस के बट्टा में अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। चलिए 2 तो माइनस 2 आई प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस माइनस प्लस, नीचे तो 1 हो गया तो वो तो लिखेंगे नहीं। बोलिए माइनस 2 यहाँ पर माइनस 2 आई यहाँ माइनस आई तो माइनस 3 आई, इसी तरह से प्लस 2j प्लस तो ये दोनों कट गया प्लस 3k आंसर। दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु की स्थिति सदिश निकालना है। देखिए तो क्या है, P 2 3 4 आएगा है Q 4 1 माइनस 2। यहाँ पर मध्य बिंदु कहीं R होगा, उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए R ज्ञात करते हैं, स्थिति सदिश R के स्थिति सदिश। तो R के स्थिति तो मध्य बिंदु दोनों के x के गुण जोड़ बट्टा 2 प्लस 4 बट्टा 2, इसमें लगा दीजिए I, क्यों, क्योंकि ये I के स्थान पर है, प्लस 3 प्लस 1 बट्टा 2 यह J के स्थान पर। पहले मध्य बिंदु निकाल दीजिए, I के स्थान पर था I लगा दिए, J का स्थान पर J लगा दीजिए, और है 4 माइनस 2, ये दोनों को जोड़े हैं बट्टा 2, यह K के स्थान पर था K लगा दीजिए। बोलिए क्या, 6 बट्टा 2 तो 3i प्लस 2j, यहाँ बताइए, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बटा 2 तो 1k कैप, यही आपका मध्य बिंदु के स्थिति सदिश हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिसके स्थिति सदिश दिया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको बतलाना है। तो A का मान देखिए, A के स्थिति सदिश दे दिया 3i माइनस 4j माइनस 4k, एक शीर्ष A। अब B का मान दे दिया, B के निर्देशांक, यह C के निर्देशांक। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज के एक गुण होता है, जो अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम ए बी बी सी AC तीनों भुजा निकालते हैं।
तीनों भुजा के दूरी कितना लंबाई है वो भुजा निकाल लेते हैं। तीनों को वर्क करके जोड़ेंगे, देखेंगे कि अगर ये कंडीशन पाइथागोरस प्रमेय का लागू कर रहा है तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो ये तो बताना है, इसका मतलब है। तो बताइए ए बी, तो ए बी निकालना है। ए बी सदिश मतलब ए बी, तो बी में से ए घटाएंगे। बोले हैं जो इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, जिसको कहते हैं अंतिम बिंदु। जब दो बिंदु दिया हुआ ए और बी और उससे बनाना होगा सदिश, तो क्या करते हैं ए बी लिखेंगे, तो बी में से ए को घटाएंगे। तो बी में से ए को घटाइए, तो आई को आई वाला के साथ घटाइए, तो 2i माइनस 3i, तो हो जाएगा माइनस आई। अब घटाइए माइनस जे और माइनस 4j, तो देखिए माइनस जे और माइनस 4j, तो घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3j के यह प्लस माइनस 4, तो के माइनस माइनस 4, तो प्लस हो जाएगा 5k। ये हो गया ए बी, तो ए बी हमको निकल गया ए बी। अब हमको निकालना है बी सी। चलिए बी सी चाहिए, तो सी में से बी घटाइए, तो आई में से 2i गया, तो कितना आई में से 2 आएगा, तो माइनस आई। माइनस 3 में से माइनस गया, तो प्लस माइनस 2j। अब माइनस 5 में से ये माइनस गया, तो माइनस 6j। ये हो गया बी सी। अब हमको निकालना है ए सी, तो ए सी, तो सी में से ए घटाइए, तो आई में से माइनस 3 गया, तो माइनस 2i। माइनस 3 में माइनस 3j में से ये गया, तो प्लस 1j। अब माइनस में से प्लस गया, तो माइनस k। अब आप इसका दूरी निकालिए, मतलब परिमाण निकालिए। अभी तो ये क्या सदिश फॉर्म में है, तो हम इसमें से परिमाण निकालते हैं, वही तो दूरी हो जाएगा। तो ए बी, तो रूट अंडर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 5 के 25, तो हो जाएगा रूट अंडर 25, 25 26 और 4 36। तो इसका वर्क कर दीजिए, इसका परिमाण निकला, तो ए बी के वर्क कर दीजिए। इधर वर्क करेंगे तो इधर भी वर्क करना पड़ेगा, तो हो गया 36। अब निकालिए बी सी, तो बी सी निकालिए। बी सी कितना आ गया, रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 6 के स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 36, तो 40 1 41। और हमको बीसी तो परिमाण निकला, हमको बीसी के वर्क कर दीजिए, परिमाण के मतलब दूरी के, तो इधर भी वर्क करना पड़ेगा, तो हो गया 41। तो एगो निकला 41, एगो 36। एक और है उसको भी आप निकाल लीजिए। तो ए सी निकालिए, ए सी का परिमाण, तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1 के स्क्वायर, तो हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 5 6 रूट 6। तो इसको भी वर्क करिए, तो हमको वर्क करना है, तो क्या ए सी के स्क्वायर करेंगे तो आ गया 6। देखिए सबसे बड़ी भुजा कितना निकला, सबसे बड़ी भुजा क्या वर्ग जो है 41 है, अन्य दो भुजा के वर्ग है, देखिए एक 36 है, एगो 6 है। तो एक देखिए एक का मान आया रूट 36, एक का मान आया, तो इसको वर्क किए तो 36, इसका रूट 41, तो ये 41 हो गया, ये 6 हो गया। तो देखिए तो दो गो भुजा, सबसे बड़ी भुजा रूट 41 का मान जो है वो अन्य भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आया नहीं आया, लेकिन आना ही चाहिए क्योंकि दर्शाना है। यहाँ तो कहीं लगता है मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए तो 9 1 10 और 25 35 होता है ना, 35 हो गया। चलिए अब तो आ गया यहाँ देखिए 41 जो है ए सी, हम लिख सकते हैं बी सी के वर्ग जो है ए बी के वर्ग प्लस ए सी के वर्ग के बराबर है 41 बराबर है 35 प्लस 6 41 बराबर 41। अतः ये जो है शीर्ष दिया हुआ शीर्ष किसी न किसी समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 का हल करवाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा, निम्नलिखित जो है ये चित्र है, निम्न जो चित्र है एबीसी के लिए देखना है जो कौन सा कथन दिया हुआ कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, तो आप क्या करिए, इस चित्र है, चित्र वाला में क्वेश्चन में आपको क्या बोले हैं, जो क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए।
सबका जो सम है, जो सम वो जीरो के वेक्टर के बराबर आता है। चलिए हम ए बी, इधर हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए बी आप कोई भी डायरेक्शन में घूमिए, घूम करके जिस भी बिंदु से आप शुरू किए वहीं पर आ जाएंगे तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए ए बी, तो देखिए ए बी जो है उसका दिशा क्लॉकवाइज ही है, तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लेंगे। आपका मन, आप जिस को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, एगो को पॉजिटिव लेंगे तो एगो को निगेटिव लेंगे। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज बोलकर पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ए बी जो सदिश है, ए से लेकर के बी तक प्लस ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका नाम है बी सी, बी और सी। अब देखिए इसका नाम पहले देखिए, इसका नाम है ए सी। हम नामकरण कैसे करते हैं, देखिए अगर कोई यहाँ सदिश है ए और यहाँ सी है, इसको हम ए सी बोलेंगे, इसको ए सी बोलेंगे क्योंकि ए से शुरू हो रहा है सी तक खत्म हो रहा है। तो ए सी किस डायरेक्शन में है, तो ये है, हम तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, आई है क्लॉकवाइज में। तो ए सी है, एसी है लेकिन क्या है, तो माइनस में हो जाएगा, विपरीत दिशा में है घुमा हुआ। हम जिस दिशा को लिए उसके विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस बराबर। जहां से चले थे ए पर ही पहुंच गए, तो इसको हम जीरो वेक्टर के बराबर करेंगे। बताइए इसमें कौन सा कथन ऐसा है, तो ये सही हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। हाँ, तो ये सही हो गया। अब देखते हैं ये सही है कि ना। तो देखिए यहाँ भी ए बी है, तो ए बी तो है ही आपका, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है। आप जानते हैं जो ए बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी ए। अगर हम प्रारंभिक और अंतिम को उलटते हैं तो माइनस एक आगे एक्स्ट्रा आ जाता है। तो चलिए माइनस को पहले से हम कर दिए इसको ए सी, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बराबर जीरो। देखिए ये वाला आ गया, तो ये भी सही है आपका दिया हुआ कथन। अब इसमें देखते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो ये तो माइनस सी ए, ये माइनस सी ए हो, यहाँ पर सी ए है प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये तो गलत हो ही गया। क्यों, क्योंकि ए बी तो प्लस बी सी और माइनस सी ए है, यहाँ प्लस सी ए। अब इसको देखते हैं, ये सही है कि गलती। तो ए बी यहाँ भी है, तो ए बी यहाँ रहने देते हैं और यहाँ इसको उलट देते हैं, तो माइनस बी सी उलटेंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों, क्योंकि उलटने का मतलब दिशा विपरीत कर देना, दिशा विपरीत करने मतलब निगेटिव हो जाता है, निगेटिव सदिश। ये सी ए है ही प्लस में, देखिए यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ प्लस है लिखा हुआ था। ये भी जो दिया हुआ वो है, ये भी दिया हुआ क्या सही हो गया, सही। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ये है प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी सही हो गया। मतलब आपका इसमें आंसर हो गया सी, आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाला करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा, इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। यदि ए और बी दो संरेख सदिश है, तो देखिए दो संरेख सदिश यदि है तो ए बराबर लेमडा बी, जहां लेमडा एक अदिश है, ठीक, ए बराबर लेमडा बी, ये इसका गुण होता है, संरेख का गुण होता है। और एक और होता है जो ए बराबर प्लस माइनस बी, ये भी इसका गुण होता है। मतलब दिशा विपरीत हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ये भी संरेख है, या दिशा एक ही तरफ हो, तो ये भी दोनों आपस में संरेख हो। दिशा से मतलब नहीं है, मतलब है जो दोनों समांतर हो। इस लंबाई से भी मतलब कोई नहीं है, मतलब परिमाण बड़ा छोटा हो सकता है, दिशा विपरीत हो या तो समान हो, लेकिन ये परिमाण आगे पीछे हो सकता है, परिमाण ज्यादा कम हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे में ये भी संरेख है और ये बी हम बना दिए, यहाँ पर आई छोटा सा ए बना दिए, मतलब दोनों का परिमाण अलग अलग है। हम बताए हैं ये जितना लंबाई का सदिश होगा उसका परिमाण उतना ही ज्यादा होगा, परिमाण के समानुपाती होता है लंबाई। तो ये दोनों के देखिए परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशा समान है। चलिए देखते हैं, बी बराबर लेमडा ए किसी अदिश लेमडा है। हाँ ये तो सही बात है, क्योंकि बी ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा, मतलब किसी एक में से कॉमन करने के बाद दूसरे के बराबर हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे का सदिश का संरेख कहलाता है। ए बराबर प्लस माइनस बी, मतलब ये भी या तो दिशा एक तरफ हो या तो दिशा विपरीत हो लेकिन समांतर हो, तभी उसको संरेख कहते हैं। तो ये भी सही है। ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती हो, अभी बताए समानुपाती हो, क्रमागत घटक जो है ना समानुपाती हो, मतलब एक में से कुछ कॉमन लेने के बाद दूसरे के बराबर हो जाए या दूसरे के बराबर में से कुछ कॉमन लेने के बाद पहले के बराबर हो जाएगा, तो दोनों आपस में संरेख होता है। अब आइए दोनों सदिश ए तथा बी के दिशा समान हो, दिशा समान होना क्या जरूरत है, देखिए तो ये दोनों आपस में दिशा विपरीत है तो ये संरेख है, ये दोनों समान है तो ये संरेख है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिया गया स्टेटमेंट गलत हुआ। अगर आपको मेरा मेहनत
अच्छा लगता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट में लिखें। अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे जो उसका हल दे सके आपको। थैंक यू, धन्यवाद।